नमस्कार दोस्तों, साहित्य आर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आगे तीसरा चैप्टर अमरकांत और उनकी कहानी दोपहर का भोजन। आज हम अमरकांत का पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी कहानी कथा को रेखा चित्रात्मक शैली में व्यक्त करती है। अमरकांत की जो कहानी है वह किस शैली में लिखी गई है? उत्तर है रेखा चित्रात्मक शैली। अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1925 को बलिया उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम सीताराम वर्मा, माता का नाम श्रीमती अनंती वर्मा। इनका पारिवारिक नाम था, चूंकि अमरकांत इनका साहित्यिक नाम है जो बाद में पड़ा, लेकिन उनका पारिवारिक नाम था। तो पारिवारिक नाम पूछा जा सकता है कि इनका पारिवारिक नाम क्या था, तो पारिवारिक नाम श्री राम वर्मा। जो लोग चैनल से जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली कक्षाएं आपको मिलती रहें। इनका देहांत 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में हुआ। कहानी पत्रिका से ये जुड़े रहे हैं। कहानी नाम से पत्रिका निकलती थी, इस पत्रिका से ये जुड़े रहे भैरव प्रसाद गुप्त के सहयोग से, क्योंकि ये पत्रिकाओं का संपादन करते थे। वहाँ पर इन्हें भैरव प्रसाद गुप्त जी से इनकी मुलाकात हुई, जहाँ उनके सहयोग से ये कहानी पत्रिका से जुड़े और बाद में कहानी पत्रिका के रूप में जाने जाने लगे हैं और नई कहानी आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। रविंद्र कालिया ने तो अमरकांत की अनेक प्रतिनिधि कहानी संग्रहों का संपादन किया और साक्षात्कार प्रकाशित किए। प्रश्न यहाँ बनता है कि अमरकांत की कहानियों का संग्रह और उनके साक्षात्कार को किसने प्रकाशित किया? ये रविंद्र कालिया ने। उत्तर आएगा रविंद्र कालिया। अमरकांत उनका साहित्यिक नाम है। अब क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि उनका पारिवारिक नाम श्री राम वर्मा था, प्रश्न दिया जा सकता है कि श्री राम वर्मा किस साहित्यकार का नाम था? अमरकांत का। इनकी हम कहानी देखें तो कहानी में प्रसिद्ध कहानी जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन कहानियां भी हैं। उपन्यास में सुन्नर पांडे का पतोह, संस्मरण है, कुछ यादें कुछ बातें, लेखक की दोस्ती, इलाहाबाद में रेणु और बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा हुआ है। इनकी उपलब्धियां इतनी अधिक थीं, इनकी सृजनात्मकता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने मैथिली शरणगुप्त सम्मान 1998-99 यानी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इन्हें मैथिली शरणगुप्त सम्मान प्रदान किया गया था। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें कौन सा सम्मान दिया? मैथिली शरणगुप्त सम्मान या मैथिली शरणगुप्त सम्मान अमरकांत को किसके द्वारा प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। 2007 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में, यानी उन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मैथिली शरणगुप्त सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 2007 में मिला और 2009 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोपहर का भोजन ये इनकी एक कहानी है। इस कहानी का प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में, अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि कहानी पत्रिका से जुड़े, और उनका जो दोपहर का भोजन कहानी है वह भी उनकी कहानी पत्रिका में किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1956 में। यह जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह में संग्रहित है। कहानी संग्रह से मतलब है कि कहानी संग्रह को नाम दे दिया जाता है और उस कहानी संग्रह में कई कहानियां संकलित होती हैं। दोपहर का भोजन जो कहानी है वह जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह में संग्रहित है। 2 प्रश्न हो गए। दोपहर का भोजन कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कहानी पत्रिका में। किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1956 में। किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह में यह संग्रहित है। यह कहानी नायिका प्रधान है। कहानी या तो नायक प्रधान होती है या नायिका प्रधान होती है। जब हम इस कहानी को देखेंगे तो पूरी कहानी जो है वह जो नायिका है उसके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए ये कहानी नायिका प्रधान है। घटना का समय दोपहर का अर्थात मध्याह्न का, मतलब पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो दोपहर का है, इसीलिए कहानी का नाम भी लेखक ने दोपहर का भोजन रखा है। मूल कथ्य भूख पर केंद्रित है।
और उसका मूल कथ्य क्या है? भूख पर केंद्रित है। कहानी के अंत में ज्ञात होता है कि मुखिया की नौकरी छटनी से चली गई। सबसे आखिरी में जहाँ पर कहानी का अंत होता है, वहाँ पर लेखक ने इस तरह का वाक्य दिया है, जिससे यह हमें जानकारी मिलती है कि जो मुखिया है घर का, नौकरी में जब छटनी होती है तो उसकी उसकी नौकरी चली जाती है और वह मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे। तो कहाँ पर क्लर्क थे? घर का जो मुखिया है वह मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क के रूप में काम करता था। परिवार में 5 सदस्य हैं। दोपहर का भोजन कहानी में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। पति, पत्नी और 3 पुत्र। पति, पत्नी और 3 पुत्र। पति जो है वह मुंशी चंद्रिका प्रसाद हैं। पति का नाम नोट करो यहाँ पे, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। पत्नी का नाम सिद्धेश्वरी। क्या नाम है पत्नी का? सिद्धेश्वरी। और 3 पुत्र, इनकी 3 संतान, 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय पुत्र रामचंद्र, सबसे बड़ा पुत्र जो है वो 21 वर्षीय है। पुत्र का नाम रामचंद्र है। अपनी मर्जी से प्रूफ रीडरी का काम करता है। दूसरा पुत्र है 18 वर्षीय मोहन। पहले पुत्र का नाम रामचंद्र, दूसरे पुत्र का नाम मोहन। यह स्वाध्याय परीक्षा की तैयारी कर रहा है। नियमित के स्थान पर स्वाध्याय, नियमित मतलब रेगुलर के स्थान पर वह प्राइवेट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तीसरा जो पुत्र है वो 6 वर्षीय है, प्रमोद है और अस्वस्थ है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन गए। परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है। पति का नाम मुंशी चंद्रिका प्रसाद है। पत्नी का नाम सिद्धेश्वरी है। इनके 3 पुत्र हैं। प्रश्न हो सकता है कि सिद्धेश्वरी के पुत्र कितने हैं या सिद्धेश्वरी की कितनी संतानें हैं? तो 3। 21 वर्षीय पुत्र रामचंद्र सबसे बड़ा है। 18 वर्षीय मोहन बीच का है। 6 वर्षीय प्रमोद सबसे छोटा है। चलिए अब हम कहानी का थोड़ा सा प्रारंभ देखते हैं कि कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है। कहानी का प्रारंभ सिद्धेश्वरी को खाना बनाने के बाद से होता है। मतलब सिद्धेश्वरी जो इस कहानी की नायिका है, वह खाना बना के उठती है, वहां से इस कहानी का प्रारंभ होता है। खाली पेट पीने से उत्पन्न विकार से वह जमीन पर लेट जाती है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि खाली पेट पानी पीने से सिद्धेश्वरी खाली पेट है, यानी कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर देखा था कि भूख किस प्रकार से गरीब परिवारों के व्यक्ति को भूख मारती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। बाहर धूप अत्यंत तेज थी। उनका बेटा रामचंद्र, सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र भी आकर बेजान सा लेट गया। फिर बारी बारी से भोजन के दृश्य हैं। कुल मिलाकर दोपहर का भोजन कहानी में रामचंद्र, मोहन और उसका पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद, इन तीनों के एक के बाद एक खाने के दृश्य हैं कि एक के बाद एक आते हैं, भोजन के लिए बैठते हैं और किस प्रकार से एक एक दो दो रोटी खाने के बाद कह देते हैं कि हमारा पेट भर गया है और खाना नहीं खाते, क्योंकि वे ये जानते हैं कि घर में इतना भोजन नहीं है और दूसरे के लिए भोजन बचाना है। तो हर व्यक्ति भरपेट खाना ना खाकर थोड़ा थोड़ा खाकर ही भूखा उठ जाता है। आर्थिक कठिनाई के कारण किसी के हिस्से में भरपेट रोटी नहीं है। आर्थिक कठिनाई है इसलिए, क्योंकि घर का जो मुखिया है उसकी नौकरी चली गई है। पर सभी एक दूसरे के लिए रोटी छोड़ देते हैं। घर में भरपेट रोटी नहीं है, लेकिन हर घर का सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में सोचकर रोटी जो है वह छोड़ देता है। कहानी के अंत के दृश्य में रोटियों की थाली को भी उसने अपने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी। सबको खाना खिलाने के बाद सिद्धेश्वरी ने जब रोटियों की थाली को अपने पास खींचा तो उसमें केवल एक रोटी बची थी। सभी लोग खाना खा चुके थे। वह रोटी उसकी कैसी थी? मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। मतलब जहाँ सबसे छोटा बच्चा सो रहा था उसको देखकर उसने उस रोटी को, पहले वो रखने वाली थी लेकिन फिर उसने बचा लिया, रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया, दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया।
यानी पहले एक ही रोटी बची है और एक रोटी में चूंकि उसने अपने बच्चे की तरफ देखा, सबसे छोटे बच्चे की तरफ देखकर आधी रोटी उसके लिए रख दी और आधी रोटी उसने अपने लिए रख ली। नायिका सिद्धेश्वरी के माध्यम से परिवार की पीड़ा और हताशा बार बार सामने आती है। परिवार की पीड़ा, परिवार आर्थिक कठिनाई है, हताशा, भरपेट खाना खाने को नहीं है, पर रचनाकार सिद्धेश्वरी के परिवार बचाने की आकांक्षा को संभाल ले जाते हैं। जब हम कहानी पूरी पढ़ते हैं, आपको यदि समय मिले, चूंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं इस कहानी को आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊं, तो केवल मुख्य बात बता रही हूँ, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो इस कहानी को आप पूरा जरूर पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी कहानी है। कहानी में बीच-बीच में आता है कि सिद्धेश्वरी जब अपने बड़े बेटे को खाना खिलाती है, तो वह अपने छोटे बेटे की तारीफ़ करती हुई कहती है कि वह तुम्हारी मतलब बड़े बेटे की तारीफ़ कर रहा था। जब छोटा बेटा बड़े बेटे के बारे में पूछता है, तो उससे कहती है कि बड़ा बेटा तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। यानी परिवार के सदस्यों झूठ बोलकर एक-दूसरे से जोड़कर रखती है, एक-दूसरे की तारीफ़ बताकर परिवार के सदस्यों को आपस में वह जोड़कर रखती है। कहानी के पात्र गरीबी और भूख के बावजूद कहीं भी अपनी आत्मीयता को टूटने नहीं देते। सभी पात्र 5 पात्र हैं। सभी पात्र घर में गरीबी भी है, भरपेट भोजन नहीं है, भूखे उसके बाद भी एक दूसरे से आत्मीयता रखते हैं। इसीलिए हर सदस्य दूसरे सदस्य के खाने की चिंता करते हुए रोटियों को छोड़ देता है। अपने समग्र रूप में यह कहानी निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय परिवार का जीवंत दस्तावेज है। यानी इस कहानी में मुख्य तथ्य क्या है? निम्न मध्यम वर्ग का भारतीय परिवार, ये इस कहानी का मुख्य बिंदु है कि किस प्रकार से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन यापन करता है, जहां भूख रिश्ते को तोड़ते नहीं, अमानवीय नहीं होने देते हैं और एक भारतीय माँ ऐसा करने में सफल होती है। यहाँ एक माँ का मातृत्व भी है कि माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए खुद भूखी रह जाती है। उसे कोई चिंता नहीं है कि उसे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपस में जोड़े रखने के लिए आपस में उनमें प्रेम भाव जगाती रहती है और इसीलिए वहाँ कहीं भी कोई भी सदस्य अमानवीय नहीं होता। वह गरीब हैं, भूखे हैं, लेकिन अमानवीय व्यवहार उनमें दिखाई नहीं देता है। ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है। आइए हम इस कहानी के कुछ प्रश्न लगाते हैं। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हमने देखा था कि दोपहर का भोजन किस पत्रिका में, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1956 में। मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? सबसे बड़ा रामचंद्र था, दूसरा मोहन यानी कि मझला बेटा हुआ। सिद्धेश्वरी के तीसरा पुत्र, सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? प्रमोद। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? वह अपने दोनों लड़कों से डरती थी। हम जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि उसे अपने दोनों लड़कों से डर लगता था। सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? भाई रोटी एक थी, उसमें से उसने आधी आधी कर ली, आधी अपने छोटे बेटे के लिए रख दी और आधी उसने खुद ने ली। तो कितनी आई उसके हिस्से में? आधी रोटी। अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े हैं? अमरकांत कहानी के नए आंदोलन से जुड़े हैं। अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला? मध्य प्रदेश में उन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया था। यह है आपकी दोपहर का भोजन कहानी। अब हम महादेवी वर्मा और उनका रेखाचित्र गिल्लू इसको पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर है। महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री हैं। रेखाचित्र उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मूल स्वभाव उनका क्या है? कवित्री हैं। प्रत्यभिज्ञ दर्शन के माध्यम से अपना सर्वोत्तम अभिव्यक्त करती हैं। कौन सा दर्शन है? प्रत्यभिज्ञ। वे संस्मरण तथा लेखाचित्र लेखन में शीर्षस्थ हैं। कविताओं के साथ साथ संस्मरण और रेखाचित्र दोनों उन्होंने लिखे हैं। उनका जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। जन्म हुआ था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी मित्रता थी और उनकी सहायता से उन्होंने पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करवाया था। पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किसके सहयोग से हुआ था? महादेवी वर्मा ने किसके सहयोग से करवाया था? सुभद्रा कुमारी चौहान की सहायता से। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति है
रचना है ये पथ के साथी। पथ के साथी में उन्होंने उनके जीवन में जिसका सहयोग उन्हें मिला उन सबके नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उनका वर्णन किया है। किसमें? पथ के साथी में। उन्होंने दद्दा, मैथिली शरण गुप्त से लेकर संत राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन तक का उल्लेख किया है। प्रत्येक के संबंध में सार्थक अध्याय लिखे हैं और सबके लिए अलग अलग अध्याय लिखकर उन्होंने बताया कि कहाँ किसका सहयोग उन्हें किस रूप में प्राप्त हुआ। ये कौन कौन सी रचना है उनकी? पथ के साथी। ये इंपॉर्टेंट रचना है, पथ के साथी। इसके अलावा उनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये उनकी दीपशिखा। इसी में एक और रचना है उनकी यामा। आप याद रख लेना, यामा है उनकी रचना। यामा पर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गद्य लेखन की दृष्टि से उनके अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये इंपॉर्टेंट है। पथ के साथी, संस्मरण विधाय, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां इंपॉर्टेंट है। संपादन के क्षेत्र में तत्कालीन पत्रिका चांद का संपादन किया। तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चांद पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। साहित्य प्रदेय की दृष्टि से उन्हें मंगला प्रसाद, भारत भारती, ज्ञानपीठ इत्यादि पुरस्कार मिले। उन्हें पद्म भूषण जैसा प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यानी ये सारे पुरस्कार उनको मिले थे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू गद्य संकलन मेरा परिवार में संकलित है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, हम जितनी भी रचनाएं पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उनके साथ में हम ये जरूर पढ़ रहे हैं कि ये उनके किस संग्रह में संकलित है। अब महादेवी वर्मा का गिल्लू ये रेखा चित्र है, तो इनका गद्य संकलन है मेरा परिवार, उसमें ये गिल्लू जो है वो संकलित है। गिल्लू लोकप्रिय कहानी है और इसका कारण मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होना है। गिल्लू लोकप्रिय कहानी, कहानी से मतलब उनकी जो रेखा चित्र है ये लोकप्रिय है। उसका कारण है कि मानवीय संवेदनाओं से ये भरा हुआ है। यहाँ है अब ये आपके सामने गिल्लू गिल्लू रेखा चित्र शुरू होता है। ये सोन जूही में आज एक पीली कली लगी, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। पूछा जा सकता है कि गिल्लू रेखा चित्र की शुरुआत किस वाक्य से होती है? सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। महादेवी वर्मा जहाँ उनका सोन जूही का पेड़ लगा हुआ है उसको देखकर वहाँ उस दिन का घटनाक्रम बताती हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो अचानक कौवे जो हैं वो उस गमले के पास आ रहे थे और उन कौवों को देखकर महादेवी वर्मा ने कहा ये काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी हैं। तो काक भुषुंडी किसको बोला उन्होंने? कौवों को कहा है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुण के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी जब वह पितृपक्ष आते हैं तो जो कौवे हैं उनको ही बुलाया जाता है। तो पितृपक्ष में ना तो गरुण पुरखों के रूप में आते हैं, ना मयूर आते हैं, ना हंस आते हैं। पितृपक्ष में पुरखों के रूप में कौन आता है? कौवे आते हैं। अब वहां जहाँ कौवे चोंच मार रहे थे वहां पर निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था। गमले के पास जाकर देखती हैं तो गिलहरी का बच्चा जो गिर गया था वो उन्हें दिखाई दिया। सबने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। महादेवी वर्मा को सलाह दी गई कि वह उसको ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन उनका मन नहीं माना। उनने उसकी देखभाल की। फिर तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि महादेवी वर्मा जब वह अच्छा हो गया तो उसने महादेवी वर्मा की किस चीज को पकड़ा हुआ था? उनकी उंगली को, अंगूठा पकड़ा था, उंगली पकड़ी थी। तो उंगली पकड़ी थी, किससे पकड़ी थी? 2 नन्हे पंजों से। उसकी आंखें कैसी थी? नीले कांच के मोतियों जैसी उसकी आंखें थीं। 3-4 मास में उसकी स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। यानी 3-4 महीने में वह अच्छा
स्वस्थ गिलहरी बन गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से तात्पर्य गिलहरी कहने से समस्त गिलहरी जाति का भाव भाव का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक थी। क्योंकि गिलहरी का नाम है तो किसी एक पर्टिकुलर गिलहरी का नाम नहीं होता, उसे गिलहरी कहा जाता है। व्यक्तिवाचक नाम देना है यानी विशेष रूप से नाम दे दिया गया, तो उन्होंने उसको क्या क्या नाम रखा, उसको गिल्लू नाम रखा। इसीलिए उन्होंने कहा है जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक। ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक, यानी जाति कौन सी है, गिलहरी की जाति है। व्यक्तिवाचक यानी गिल्लू उसको नाम दे दिया गया। उन्होंने उसके लिए क्या किया, फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक उस गिलहरी का घर जो था गिल्लू का, वो उनके उसी घर में था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसे खा लेता था। यानी कि जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक करने लगता था और काजू और बिस्कुट खाता था। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली पर के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगती, क्योंकि वह है तो एक गिलहरी, इसलिए आप और अपने ही जैसी गिलहरियों को देखकर वो अंदर से चिल्लाता था। खिड़की के पास में, जाली के पास में दूसरी गिलहरियां आके चिक चिक की आवाज करती थी, यानी वो आपस में बातचीत करती थी, जिसको देखकर महादेवी वर्मा को लगा कि इसको आज़ाद कर देना चाहिए, उसे बाहर जाने देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने घर की उस जाली को थोड़ा-सा काट कर उसमें इतना छेद बना दिया कि गिल्लू बाहर जा सकता था, अंदर आ सकता था। लेकिन वह इतना आदतन था कि जैसे ही ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। उसे मालूम था कि 4 बजे महादेवी वर्मा घर में आएँगी, तो वह 4 बजे आकर भीतर आकर उसका जो झूला उन्होंने बनाया था, उसमें झूलने लगता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। महादेव वर्मा को चूंकि पशु पक्षियों से लगाव था, इसलिए उनके पास कई पशु पक्षी थे। गिल्लू इनमें से अब बात था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रिय जो था वह गिल्लू, वो गिलहरी थी। काजू उसका प्रिय खाद था। किसका? गिल्लू का प्रिय खाद कौन सा था? काजू। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। यानी वह भी मनुष्यों की तरह गुस्सा व्यक्त करता था। उसे उसकी प्रिय चीज नहीं मिलती थी, काजू, तो वह अन्य चीजों को भी नहीं खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से मैं आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण वो कुछ दिन अस्पताल में रहीं। दूसरे लोगों ने गिल्लू की देखभाल की, लेकिन जब वह अस्पताल से लौट कर आईं, तो उन्होंने जब उस झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। क्योंकि महादेवी वर्मा घर में नहीं थी, उसे भी ये आभास हो चुका था, इसलिए वह उसने खाना पीना कम कर दिया था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वदा नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी उसमें इतनी चतुराई थी कि वह सुराही के पास लेट जाता था, तो गर्मियों के दिनों में से गर्मी भी कम लगती थी। महादेव वर्मा के पास भी बना रहता था और ठंडक भी ले रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। यह प्रश्न बनता है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। रात की रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिस उंगली को पकड़कर जिस समय वह घायल था। घायल होने के बाद जब 3 दिन बाद वह अच्छा हुआ, तो उसने महादेव वर्मा की वही उंगली पकड़ रखी थी, जिस उंगली को पकड़कर वह आज रात की अंतिम यात्रा कर रहा था। इसके बाद में चूंकि उसकी 2 वर्ष का ही जीवन था, 2 वर्ष के बाद में गिल्लू की मृत्यु हो जाती है, उस गिलहरी की मृत्यु हो जाती है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। तो सोन जूही की जो लता, जहां से रेखा चित्र की शुरुआत होती है कि सोन जूही की कली, ऐसे ही यहाँ पर सोन जूही की जो लता है उसके नीचे गुल्लू की समाधि दी गई है। ये आपकी गिल्लू रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। आइए हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। गिल्लू का प्रिय खाद्य था, हमने भी पढ़ा, काजू। काकभूषिंडी किसका सम्मानित नाम था? कौवे का। पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान करते हैं? कौवे का।
गिलहरी के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष, अभी पढ़ा था हमने। गिल्लू शब्द है, गिल्लू शब्द कैसा है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? बताइए, अभी पढ़ा था अपन ने। जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिगत रूप, जातिवाचक यानी गिलहरी कहने से पूरी गिलहरी जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। चूंकि उसको नाम क्या दिया, गिल्लू नाम दिया, तो जातिवाचक संज्ञा से उसको क्या कर दिया, व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? अभी सबसे आखिरी में हमने पढ़ा कि जिस समय पे वह अच्छा हुआ था तब भी उसने लेखिका की उंगली पकड़ रखी थी, और जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तब भी उसने लेखिका की उंगली पकड़ी हुई थी। गिल्लू की को समाधि कहाँ दी गई है? तो कहाँ दी गई? सोन जूही की लता के नीचे। महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? चांद साहित्यिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। महादेवी वर्मा को किस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उन्हें यामा ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये आपके महादेवी वर्मा का गिल्लू रेखा चित्र कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमने इन दोनों पाठों का अध्ययन कर लिया है। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। पेपर बहुत नज़दीक है, आप उसको अच्छे से पढ़िए और पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।